RVS ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है दंड आरेख। जो दंड आरेख है ये पैट 2021 में 5 नंबर का रोल अदा करेगा। जो मैथ में आपके 20 नंबर जो ग्राफ के आने हैं उसी ग्राफ के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं दंड आरेख पर। ओके, तो दंड आरेख में कैसा क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दंड आरेख ये रहेंगे आपके कि उसमें कुछ आयताकार पट्टियां बनी होंगी, ठीक, और उन पट्टियों में लाइनिंग होगी कुछ इस तरीके से। एक और होता है आयत चित्र, उसमें क्या रहता है लाइनिंग नहीं होती है, इसमें बार तरीके से लाइनिंग बनी होगी जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो हम चलते हैं इसके पहले सवाल पर। पहले सवाल में हमसे क्या कहा गया है? पहले सवाल में हमसे कहा गया है कि नीचे दिए चार्ट का ध्यान से अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो पहला सवाल है हमारा कह रहा है वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितना अधिक है। तो पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। जो नीचे वाली पट्टी दी गई है उसमें लिखा हुआ है ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में बिक्री। जो आपके ऑटो सेल्स हैं उनका विभिन्न सालों में क्या बिक्री हुई है, और जो ऊपर वाली पट्टी है इसमें दिया गया है उनकी संख्या। वो भी संख्या किसमें दी है? हजारों में। जैसे अगर हम इसको पढ़ना चाहें, जैसे 1993 में बिक्री और 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। देखिए 1993 में बिक्री कितनी बिक्री हुई? 1993 में 1993 में आपकी बिक्री है 120। देखिए आप उसमें 120,000 है कि नहीं, 120 के, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब कह रहा है 1990 की बिक्री। देखिए 1990 की बिक्री कितनी है भाई? 1990 की बिक्री आप समझदार हैं। 1990 की बिक्री लगभग 60,000। देखिए आप उसमें चित्र में देखिए आप कितना है 60,000 यानी 60 के। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कह रहा है कि ये वाली बिक्री इससे कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक होगी? अधिक का मतलब हम जो ज़्यादा हैं उसमें से कम को घटा देंगे। 120,000 में से 60,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी 60,000। जो उसकी बिक्री है वो कितनी ज़्यादा है? 60,000 ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लिखा है क्या? कह रहा वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। क्या कह रहा है? वर्ष 1990 से 1994 तक के ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। देखिए तो आप चित्र से देख पा रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि यार किस साल बिक्री घटी है। पहले साल को देखते। देखिए 1990 में बिक्री थी कितनी? 60। 1991 में रह गई 40। इसका मतलब एक साल तो यहाँ घटी कि नहीं। फिर आपकी 1991 से चलिए 92 में चलते हैं। 92 में क्या हुआ? बिक्री बढ़ी है। आप देख पा रहे होंगे 92 में बिक्री क्या हुई? बढ़ी है। फिर 93 में बिक्री फिर बढ़ी है पिछले साल को देखते हुए, बट 94 में पिछले साल को देखते हुए बिक्री घटी है। इसका मतलब 2 साल हैं हमारे। कौन कौन से साल हैं? एक है 1991। देखिए सवाल दूसरा, 2 साल हैं आपके 1991, 1994। इन सालों में बिक्री घटी है। 1994 में बिक्री घटी है किसको देखते हुए? पिछले वर्षों को देखते हुए। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि इन सालों में बिक्री घटी है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। वर्ष और परसेंटेज ज्ञात करिए। तो अब आपको क्या करना है कि किस साल, पहले साल को देखते हुए परसेंटेज बढ़ा है और सबसे ज़्यादा बढ़ा है। देखिए 1991 में तो घटा है, तो ये तो हम देख नहीं पाएंगे। आई थिंक 1992 में देखिए बढ़ा है, तो कितना बढ़ा होगा वो हम देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए 1992 में कितना था, 1992 में था 100,000 100 के, और इसके पहले वाले वर्ष में कितना था, 1991 में था आपका ओनली 40 के। तो देखते हैं कितने परसेंट बढ़ा। तो परसेंट वृद्धि कैसे निकलती है, आप समझदार हैं। परसेंट वृद्धि कैसे निकलेगी, परसेंट वृद्धि कैसे निकलेगी आपकी, जितनी बढ़ी हो, कितनी बढ़ी 60 के, और जिससे बढ़ी हो कितने परसेंट बढ़ी, यानी 60 के बढ़ी किससे, 40 के से, और मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको हल कर दीजिए, लगभग कितना आएगा देखिए, लगभग 3/2, ठीक है, यानी 150%। क्यों भाई, यानी 150% वृद्धि हुई। तो आई थिंक हो सकता हो यही वृद्धि सबसे ज़्यादा हो, लेकिन अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो हम जाएंगे 1992 और 93 के साथ, कि 1993 में देखते हैं कितना। देखिए 1993 में कितनी थी, 1993 में कितनी है, 120 के, है कि नहीं। 1993 में है 120 के, ओके। तो कितने परसेंट बढ़ी देखते हैं। देखिए 1992 और 1993 में थी 120 के, 1992 में कितनी बची, 100 की। तो कितनी बढ़ी, आप समझदार हैं, 20 बढ़ी, बढ़ी कि नहीं, 20 के बढ़ी। किससे बढ़ी, 20 के। अब इन दो की कंपेयर करनी है ना आपको, तो 20 के बढ़ी किससे, 120 से, और मल्टीप्लाई बाई 120 से नहीं 100 से। तो आप समझदार हैं, कितने, ओनली 20% बढ़ी आपकी, ओनली 20% बढ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ष 1992 में सबसे अधिक वृद्धि हुई और सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी। कितना परसेंटेज हुआ वृद्धि का, 150%। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका, कि 150 1992। अब चलते हैं चौथे सवाल पर, ओके। आपका सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में, ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए 1990 और 91 में वृद्धि हुई, नहीं हुई। ऑप्शन से देखें अगर हम, कब कब वृद्धि हुई, देखिए लगातार वृद्धि आपकी 1991 से 92 में हुई और 92 से 93 में हुई। तो 92 और 93 2 साल में लगातार वृद्धि हुई है। देखी जाए 92 भी बढ़ा और 93 बढ़ा। आप चित्र से देख पा रहे होंगे कि 92 का भी ग्राफ बढ़ा है और 93 का भी ग्राफ बढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा 1992 और 93 दोनों ऑप्शन सही रहेंगे आपके, ओके। चलते हैं सवाल नंबर 5 के पास। तो चौथे का आंसर क्या रहेगा कि 1992 और 1993 में लगातार वृद्धि हुई है, ओके। इन 2 सालों में लगातार वृद्धि हुई है। 5वें सवाल की बात करें आप, तो 5वां सवाल आपसे कह रहा है, देखिए चित्र में क्या कह रहा है आपका, साइड में कह रहा है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने परसेंट की कमी आई थी। तो हम देख लेते हैं कि यार वर्ष 1993 में कितनी थी, वर्ष 1993 में बिक्री कितनी थी, कितनी है बिक्री, और वर्ष 1994 में कितनी है। देखिए 1993 में कितनी बिक्री है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि 120,000। तो 1000 को हम वो ना बना के 120 के लिखते हैं, कोई दिक्कत। और 1994 में कितना है, 80,000। तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो कमी हुई है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितनी कमी हुई है। भाई कोई चीज़ 120 से 80 पर आ गई तो कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी हुई, ये आपको बताना है।
तो परसेंट कमी आप समझदार हैं, कैसे निकालते हैं आप परसेंट कमी? तो परसेंट कमी कैसे निकलेगी? परसेंट कमी जितने की कमी हुई हो वो हुई कितनी? 40 के की कमी। देखिए 120 से 80 आ गया वो, और जिससे कमी हुई हो, किससे कमी हुई है? 120 के से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो के से के कट गया, कहने का मतलब, और 40 की आई 120, यानी 1/3। 1/3 के फ्रैक्शन क्या होती है? 33 सही 1/3% की कमी हुई, कहने का मतलब। आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। इस तरीके से हमने पहले सवाल को खत्म किया। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल का। आय और व्यय का लेखा जोखा आपके ग्राफ में दिया गया है। ओके, तो थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जो आय है वो आय में आपकी इस तरीके की लाइनें हैं, मतलब लेटी हुई लाइनें वाला जो कॉलम है वो आपका है आय का, और जिसमें खड़ी हुई लाइनिंग है वो है आपका व्यय का। ओके, तो 1982 में दिया है कितना आय और कितना व्यय है, 1983 में दिया है कितना आय और कितना व्यय है, 1984 में भी दिया है कितना आय और कितना व्यय है। तो आप देख पा रहे होंगे सारे सवालों को। ओके, चलते हैं इसके पहले सवाल पर। करा वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर क्या है? ठीक है, तो वर्ष 1983 और 84 में लाभ का अंतर क्या है? देखिए वर्ष 1983 और 1984 दो तरीके से पूछा है उसने। देखिए लाभ कैसे निकालेंगे? यहां लिख देते हैं आय और यहां लिख देते हैं व्यय, और जो बचेगा वही तो लाभ होगा आपका, जो बचेगा वही तो लाभ होगा आपका। क्यों भाई? ऐसे इसमें आपका जो आय होगी वो लिख देंगे और जो व्यय होगी वो लिख देंगे, और जो बचेगा वही आपका लाभ कहलाएगा। फिर इनके लाभों में अंतर निकालना है आपको, यही तो है कि नहीं? ठीक है भाई, देखते हैं वर्ष 1983 में आप देख पा रहे होंगे आय कितनी है आपकी? आय है 50, आय है 50 और 50 लाख, क्योंकि उसने कहा है साइड में लाख है, ये 50 लाख। और व्यय कितना है इसका? 1983 में व्यय है आपका 30 लाख। क्यों भाई? लाख का मतलब ये कर दें तो कितना बचेगा आपका? बचेगा कितना? 20 लाख। यही आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1984 में देखते हैं व्यय कितना है? 40 लाख के आसपास, और व्यय कितना है? 30 लाख। तो बचेगा कितना? बचेगा वही तो लाभ कहलाएगा आपका। तो बचेगा कितना इसमें? 10 लाख। तो इसके लाभ और उसके लाभ में कितने का अंतर है बताइए? तो अंतर निकालना हो तो 20 लाख में से 10 लाख घटा देंगे तो कितने का अंतर है? 10 लाख रुपए का अंतर है आपका। ओके, इस तरीके से आपका ऑप्शन लगता है कौन सा सही है आपका? सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही हो? तो आपको आय निकालनी है। सवाल नंबर पहला आपका हो गया। सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है भाई मेरे, कह रहा है आय का औसत निकालिए पहले तो। आय देखिए, आय का औसत कैसे निकालें? देखिए 1982 में आय कितनी है? 30। 1983 में आय कितनी है? 50। 1984 में आय कितनी है? 40 लाख। 1985 में कितनी है? 60 लाख। 1986 में कितनी है? इसमें भी 60 लाख है। तो इसका आपको औसत निकालना है। औसत कैसे निकलेगा आपका? औसत यानी इन सभी को जोड़ के और बटे 1 2 3 4 5। देखिए 60 60 120, 120 और 30 150, 150 200, 150 200 और 200 और 40 कितना हो गया? 240। कितने का भाग कर दें आप? 5 का। पंचों के 20 पंचों 40। 48 लाख है आपकी औसत आय। और उसने पूछा क्या था कि आपको उन वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें आय दिए गए औसत आय से अधिक रही हो। देखिए 48 लाख तो औसत आय आ गई। क्यों भाई? औसत आय आ गई आपकी। तो देखिए 48 से कौन कौन ज्यादा है? एक तो ये ज्यादा है, एक ये ज्यादा है और ये ज्यादा है, यानी 3 वर्ष। ध्यान रखें आप, 3 वर्ष ऐसे हैं
जिनकी आय औसत आय से ज़्यादा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आपका ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय और औसत लाभ में कितने का अनुपात है। ओ माय गॉड। तो औसत आय तो आपको काम देगी 48। ठीक है, इस सवाल से आपको औसत आय अब नहीं निकालनी पड़ेगी आगे, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल ली है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल में जो औसत आय है, औसत आय वो कितनी आ गई आपकी 48। तो कह रहा है कि औसत आय और औसत लाभ। तो अब हम देखते हैं लाभ कितना निकलेगा हर साल का। हर साल देखिए, पहले साल की बात करते हैं 1982 में। आप देख पा रहे होंगे 1982 में व्यय कितना हुआ 30 और बचत कितनी, और सॉरी व्यय कितना हुआ, आय थी 30 और व्यय हुआ 20। इसका मतलब 10। पहली साल का कितना हो गया 10 लाख लाभ। दूसरे का देखिए भाई, लाभ होता क्या है, लाभ होता है आय और व्यय का अंतर ही लाभ कहलाएगा। 1983 में आप देखिए 50 हो रहा है आय और 30 हो रही है व्यय, इसका मतलब 20 इस साल का औसत लाभ होगा। आगे देखते हैं 1984 में देखो 40 आय है और बचा कितना रहा है, सॉरी व्यय कितना कर रहा है 30, इसका मतलब 10 सर यहाँ भी होगी इसकी। ओके, 1985 में देखें आप 60 उसकी इनकम है देखिए आप, और 40 वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20 बचा पा रहा है, वही आपका लाभ होगा। ओके, 1986 में देखें 60 उसकी इनकम है और खर्च कितना कर रहा है 35 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 60 आया है 35 खर्च कर रहा है, तो आप समझदार हैं 25 बचाएगा। क्यों भाई, तो इसका औसत निकालते हैं। ये हो गया आपका हर साल का लाभ, हो गया कि नहीं, प्रत्येक साल का लाभ हो गया। तो औसत लाभ क्या होगा, औसत लाभ देखिए 20 20 40 20 60 और 25 85, 5 का भाग कितना हुआ आपका 17 हुआ कि नहीं। और उसने क्या कहा था सवाल में, उसने सवाल में ये कहा था भाई मेरे कि औसत आय और औसत लाभ का अनुपात। देखो ये है आपकी औसत, ये है आपकी औसत आय और ये है आपका औसत लाभ। तो इसमें अनुपात क्या रहेगा, अनुपात आप समझदार हो, औसत आय पहले अनुपात 17, यानी 48:17 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, ओके। नंबर तीसरे में सवाल में कह रहा है, तीसरे सवाल में ये कह रहा है कि सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय और औसत लाभ में, तो ये तो सवाल हो गया। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि भाई मेरे वर्ष 1982 की तुलना में 1986 में लाभ में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए ये लाभ दिए हैं, देखिए ये दिया है आपका 82 का, ये दिया है 83 का, ये दिया है 84 का, देखिए ये दिया है 82 का, ये दिया है 83 का, ये दिया है 84 का, ये दिया है लाभ 85 का और ये दिया है 86 का। तो क्या पूछ रहा है सवाल में, कह रहा है कि वर्ष 1982 की तुलना में 1986 में लाभ, देखिए वर्ष 1982 में कितना हुआ, इतना, 1986 में हुआ 25। तो आपका जो चौथा सवाल कह रहा है तो % लाभ वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई आपकी 15 की। भाई 10 से सीधा 25 लाभ हो रहा है तो 15 का लाभ हुआ और कितने पर 10 पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये गया कितना हो जाएगा आपका 150% लाभ वृद्धि हुई आपकी इसमें। ओके, चलते हैं अगले वाले सवाल पर। कह रहा वर्ष 1982 से लेकर 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितना अधिक है। तो कितनी अधिक होगी भाई मेरे, वही होगी जो लाभ होगा हमारा टोटल। क्यों भाई, सवाल नंबर 5 में कह रहा है, सवाल नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 1982 से लेकर 1986 में जो आय है वो व्यय से कितनी ज़्यादा रही होगी। तो या तो आप ऐसा करें कि पूरी आय निकाल लें और पूरा व्यय निकाल लें, तब माइनस करें, ऐसे भी आ जाएगा। अदरवाइज आप देखिए जो जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही तो तुम्हारा आय उसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ लाभ टोटल कितना हुआ था 85,
तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट 85 लाख लिख सकते थे। अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मेरे कि टोटल निकाल लीजिए आय चित्र से और टोटल निकाल लीजिए व्यय, और कितनी ज़्यादा होगी उसको आप घटा दीजिए। ओके, इस तरीके से हमारा चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सवाल में कहा गया है कि नीचे दिया गया दंड आरेख एक कंपनी के 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन को दर्शाता है। ओके, आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। थोड़ा इसका अध्ययन कर लेते हैं कि एक कोई देखिए 3 तरीके के बिस्कुट हैं। एक है ग्लूकोज बिस्किट जिसका चित्र आप देख रहे होंगे कि उसमें किस तरह की आकृति बनाई गई है। एक है क्रीम क्रैकर बिस्किट और एक है नमकीन बिस्किट। ठीक है, नमकीन बिस्किट में आप समझदार हैं, उसमें खाली दिया गया है और 2 के उसने चित्र बनाए हैं। कुछ ईंट तरीके से बनाए हैं क्रीम के लिए और ग्लूकोज के लिए कुछ मतलब चारपाई वाली रस्सी जैसे घुसी रहती है एक दूसरे के अंदर, इस तरीके से बनाई गई हैं पट्टियाँ। आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। चलते हैं सवालों पे। कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि 1994 से 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट। देखिए 1994 से 1995, देखिए 1994 में कितने ग्लूकोज बिस्किट हो रहे थे ये बताना है आपको। देखिए 1994 में कितने ग्लूकोज बिस्किट थे? ग्लूकोज बिस्किट आप समझदार हैं, चित्र में देख के आप बता सकते हैं कि वर्ष 1994 में कितने ग्लूकोज बिस्किट हैं? ग्लूकोज बिस्किट हैं आपके 30। कितने हैं? 30। ये कब है आपके? 1994 में। ओके, और कह रहा है कि 1995 में कितने होंगे? देखिए 1994 में कितने हैं आपके? 30 और 1995 में कितने हैं आपके? 1995 में कितने हैं आपके भाई मेरे? 1995 में हैं आपके ग्लूकोज वाले बिस्किट 22.5। 1995 में कितने हैं? 22,500। उससे दिक्कत नहीं है, 1000 तो वैसे भी कैंसिल होगा, उससे दिक्कत नहीं है। लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो नहीं लिखूंगा। परसेंट गिरावट, देखिए कितनी गिरावट आई? 7.5 की गिरावट आई। कितने पर? 30 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। आप समझदार हैं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। 3 से घटेगा तो 3 एकम 3 और बची 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी 25% की गिरावट आएगी उनके बिस्किट में। ओके, चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। कह रहा वर्ष 1993, 95, 97 में निर्मित क्रीम बिस्किटों की कुल संख्या और 1994 और 1994 में उसी प्रकार की बिस्कुटों की संख्या में कितने का अंतर है? देखिए दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा भैया 1993 और 1995 और 1997 में निर्मित जो क्रीम वाले बिस्किट हैं उनकी कुल संख्या। देखिए 1993 में क्रीम वाले बिस्किट कितने हैं? क्रीम वाले बिस्किट ईंटों वाले लगभग 12,500 यहाँ। 1995 में देखिए 27,500 यहाँ, और 1997 में देखिए कितने हैं? 1997 में है 30। ओके, तो टोटल निकाल लेंगे आप, समझदार हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 28, 28 12 40, 40 30 70, यानी टोटल 70 हो पा रही है यहाँ। और 1994 में देखिए और 1997 में देखिए आप। 1994 में कितनी है? इसी प्रकार की बिस्किट यानी क्रीम वाली बिस्किट कितनी है आपकी? 25। और इसमें कितनी है आपकी? 97 में। सबसे लास्ट में आप देखिएगा, नहीं 1996 सॉरी 96 में कितनी है आपकी? क्रीम वाली बिस्किट है 20। तो टोटल कितना हो गया आपका? 45। तो आप इसमें कितने का अंतर है? अंतर नहीं बता पाएंगे आप, बिल्कुल बता देंगे कि सर 70 और 45 में कितने का अंतर होता है? 25 का, यानी 25,000 बिस्किटों का अंतर है। 25,000 बिस्किटों का अंतर है इन दोनों तरीकों से निकालने में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा तीनों प्रकार की बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम रहा? तो कुछ नहीं करना है आपको, सबको आपको जोड़ के ही बता देना है।
और चित्र में आप देखिए जिसके सबसे छोटे छोटे वो हों आरे, तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो लग रहा है कि 1993 के 30 सवाल में आप क्या करेंगे, सब साल का निकालिए। 1993 का निकालिए टोटल, 1994 का निकालिए टोटल, 1995 का निकालिए टोटल। कैसे देखिए, इसमें 30, 12.5 और 22.5, 12.5 और 22.5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई थिंक 35, 35 और 30 65। इस साल के कितना हुआ, 65,000 बिस्किट। 1994 में देखिए 30, 20, 50 और 25, 75,000 इस साल हुआ। और देखिए उसमें आप चित्र में देखिए 22.5, 27.5 और 35, देखिए 28, 2, 30, 50, 85,000 इस तरीके से। 1996 में देखिए कितना है, 1996 में आप देखिए कितना है आपका, इसको एक बार और जोड़ लेते हैं 1995 को। देखिए ये आधा इसको दे दिया, 28 हो गया, 28, 30, 50, हाँ सही है। 1996 में देखिए आप 20, 30, 50 और 25, 75,000 यहाँ है। 1997 में देखिए आप कितना है, देखिए 22.5 और 27.5 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 50, 50, 30, 80,000 ये हो गया। तो इसमें आपके सवाल तीसरे में पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम, तो सबसे कम किस वर्ष है, आप देख पा रहे होंगे सबसे कम 1993 में है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1993, ओके, सबसे कम। ओके, अब चौथे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, तीनों प्रकार की बिस्कुटों में किस वर्ष अधिकतम था, तो किस वर्ष सबसे ज़्यादा है, देखिए 1995 में आपका सर्वाधिक है। तो आपके दोनों सवाल हो गए आपके, तीसरे का आंसर वो है और चौथे का आंसर ये है। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 5 के पास, कि ग्लूकोज बिस्कुटों का उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम कब था। देखिए अब हमें सवाल नंबर 5 में क्या निकालना है कि जो टोटल बिस्किट हुए इतने इस साल, तो इस साल आप ग्लूकोज के बिस्किट कितने हुए, देखिए ग्लूकोज के बिस्किट कितने होंगे आपके 30, तो 30/65, 30/65। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो इसका अनुपात ऐसे ही देखिए, ये हुआ आपका कब, ये आपके 5वें सवाल के लिए ये कब है आपका अनुपात, 1993 की बात हो रही है। 1994 में क्या रहा होगा, देखिए कि इस समय ग्लूकोज कितना हुआ 30 बटे ये कितना हुआ उस साल 75, तो इसका मतलब ये तो सबसे छोटा नहीं है अनुपात अभी। उसमें देखते हैं, इसमें 1995 में क्या हुआ, ग्लूकोज हुए 22.5 और टोटल कितना हुआ 85। तो आप खुद समझदार लग रहे होंगे कि यार अभी भी देखिए सबसे क्या निकालना है, सबसे अधिकतम अनुपात कब था ये निकालना है आपको। 1996 में आप देखिए, 1996 में ग्लूकोज कितना है 25, 1996 में देखिए आप यहीं पर निकाल सकते थे। 1996 में ग्लूकोज कितना है, 1996 में ग्लूकोज दिया है 25, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 25/75। ओके, 1997 में कितना है ग्लूकोज 22.5, 22/80। तो देखिए ये तो बहुत छोटा आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये तो 1/3 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मान किसका आएगा, आप भाग करेंगे अभी इसका, तो भाग करने के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर इसका आएगा 0.46। आप काटें तो यही आपका अनुपात सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, तो इस दिन मतलब इस साल क्या पूछा था हमसे, ग्लूकोज और कुल बिस्कुटों का अनुपात सबसे ज़्यादा रहेगा। आपका इसमें परसेंटेज भी पूछ सकता था, आपका इसमें परसेंटेज भी पूछ सकता था, तो परसेंटेज में आप कुछ ना करते, केवल 100 का मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा परसेंटेज भी निकल आता कि कितना किसमें